मरीचिका एक रहस्य से लिपटा सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हिंदी उपन्यास। लेखक सुकेश कुमार श्रीवास्तव। प्रस्तुत है भाग 12। दूसरे दिन सुबह 9 बजे संदीप सिन्हा जी के पास प्रेस नहीं गया। वह 7 बजे उठ गया। 8 बजे तक नहा धोकर चाय बनाकर उसने सिन्हा जी को फोन लगाया। रितेश और जौहरी बगल के कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। संदीप गंभीर था। सिन्हा जी अपनी सीट पर थे। संदीप ने उन्हें पहले तो कल चंद्रा से हुई बात का ब्यौरा दिया। सिन्हा जी भी सहमत थे कि वाही मर्डर केस तो सॉल्व सा हो गया था, पर अभी इसका पोस्टमार्टम बाकी था। संदीप ने जो उसके मन में एक थ्योरी बन रही थी उसे डिस्कस किया। गो कि सिन्हा जी 100% सहमत नहीं थे, पर उन्होंने अनुमति दे दी। उन्हें एक बात का अफसोस था, अभी तक संदीप और उसकी टीम ने जितनी मेहनत इस केस पर की थी उसका उतना फायदा अखबार को नहीं मिला था। शहजाद केस का जितना ब्यौरा अन्य अखबारों में छपा, लगभग उतना ही द इन्वेस्टिगेटर में भी छपा था। उन्होंने संदीप को अपना काम करने की अनुमति दे दी, पर शाम रात तक ऑफिस में आकर मिलने को कहा। कुछ बात थी जो उन्हें करनी थी। बहुत जरूरी बात नहीं थी। जरूरी होती तो कल रात ही 4 पैक पीने के बाद भी संदीप को बुला लेते। उसके मोबाइल रखते रखते रितेश आंख मलते हुए आया। उठ गए? संदीप ने घड़ी की ओर देखा। 9 बज गए हैं। नॉर्मल टाइम है बॉस। रितेश सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम ऑफिस कितने बजे पहुंचते हो? संदीप को आश्चर्य हुआ। अगर समय से उठ गया तो 9:30 तक, अगर देर हुई तो लेट भी हो जाता हूं। सोकर उठने के बाद आधे घंटे में ऑफिस में? सारे काम आधे घंटे में निपट जाते हैं। 15 मिनट में बॉस। 15 मिनट ऑफिस पहुंचने में भी तो लगते हैं। 15 मिनट में सब कुछ। संदीप ने अपने आप को रोका। चलो छोड़ो, तुमसे सुबह सुबह बहस नहीं करनी है। मुझे जरा बाहर निकलना है। तुम लोग चाय वाय बना लेना। किचन में ब्रेड बटर रखा है, फ्रिज में अंडे हैं। मन हो तो बना लेना, वरना सामने के रेस्टोरेंट से मंगा लेना। तुम्हारे पास फ्रेश टूथपेस्ट है? नहीं है, संदीप ने साफ कहा। नया साबुन है? साबुन नहीं है। इधर तुमने अंडरवियर बनियाइन नई खरीदी है क्या? जी नहीं, मैं तो पिछले 6 महीने से एक जोड़ी में काम चला रहा हूं। तो मैं चलता हूं। रितेश उठा। कहां जा रहे हो? पहले बाथरूम के ऊपर वाले सेल्फ को देखता हूं, जहां तुम नया टूथब्रश, साबुन, पेस्ट, शैम्पू का स्टॉक वगैरह रखते हो। यानी तुम्हें मालूम है? फिर तुम्हारे बेडरूम के कबर्ड के निचले सेल्फ को चेक करता हूं, जहां मैंने 2-3 सेट अंडरगारमेंट रखा देखा है। तुमने कब देखा? संदीप का मुंह खुला रह गया। अब जहां कोई बैठता है अपने बैठने की जगह बनाकर बैठता है। यह कहावत तो एक जानवर के लिए कही जाती है। कौन सा जानवर? कौन सी कहावत बॉस? यही कि कुत्ता जहां बैठता है अपने बैठने की जगह बनाकर बैठता है। मैं तो आपका स्वामी भक्त अल्सेशियन डॉग हूं बॉस। रितेश हंसकर बोला। मैं 10 मिनट में आता हूं।
ठीक है, मैं 10 मिनट बाद निकलूंगा, तब तक मैं न्यूज़पेपर देख लेता हूं। संदीप न्यूज़पेपर देखने लगा और रितेश बाथरूम में चला गया। वाकई रितेश 10 मिनट में तैयार होकर आ गया। उसने शेव कर ली थी और स्नान भी कर लिया था। ब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन तो खैर उसने संदीप का पा ही लिया था। जांघिया बनियान भी जरूर संदीप का ही प्रयोग किया था। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पर उसने कबर्ड से निकालकर संदीप का नया ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट भी पहन लिया था। अलबत्ता जूते अपने ही पहने था। चलिए बॉस, उसने व्यस्तता से कहा, मुझे देर हो रही है। अरे तुम्हें कहां जाना है? संदीप ने आश्चर्य से कहा। आपके साथ चलना है। पर मेरे साथ कहां? संदीप ने कहना चाहा पर रुक गया। अरे ऐसे कैसे तुम चले चलोगे? अभी जौहरी सो रहा है भाई, उसे सोने दीजिए। उसने जिंदगी में पहली बार विस्की पी है, अभी 2-3 घंटे और सोएगा वो। अरे ऐसे कैसे? अच्छा उसे उठा तो दो, वह दरवाजा बंद कर लेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक कागज पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखकर उसके सिरहाने रख दिए हैं। क्या लिख दिया है? यही कि नया टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू बाथरूम के ऊपरी शेल्फ में है। वहीं 2 ट्रैवलिंग शेविंग किट भी रखा है। कबर्ड के निचले खाने में 4 नए सेट अंडरगारमेंट है। किचन में चाय की पत्ती नमकदानी में है। दूध फ्रिज में है और चीनी नहीं है, ब्लैक टी पीनी होगी। यह सब लिख दिया है? हाँ, और कबर्ड में जीन्स या पैंट टंगा है। बीच के शेल्फ में 4 टी शर्ट और हैंगर पर शर्ट्स हैं। जीन्स स्ट्रेचेबल है, पर पैंट की कमर उसे ढीली होगी। कबर्ड के लॉकर में 3 बेल्ट रखी है। अबे 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 यह सब तुमने कब देख लिया? अब बॉस, कुत्ता जहां बैठता, अपनी लिस्ट मॉडिफाई कर दो। कुछ रह गया क्या बॉस? चीनी किचन के दाहिने शेल्फ में एक जूते के डिब्बे में है। जाने दीजिए, देर हो रही है, वह ब्लैक टी पी लेगा। चलो। संदीप झटके से उठा और की हैंगर से सुजुकी हाइबोसा बाइक की चाबी उठाते हुए बाहर आ गया। रितेश उसके पीछे था। उसने दरवाजे की चाबी उठा ली थी। उसने दरवाजा मिलाकर चाबी घुमा दी। अरे अरे, जौहरी बाहर कैसे निकलेगा? उसके पास मोबाइल है, रितेश ने संतोष से कहा। मोबाइल से? पर रितेश से कुछ कहना बेकार था। चलो थोड़ा जौहरी से उसे मजा लेने दो। संदीप ने अपनी बाइक शहर के बाहर के रास्ते पर मोड़ दी। हाईवे पर आते ही सुजुकी हाइबोसा ने 125 की रफ्तार पकड़ ली। हम कहां जा रहे हैं संदीप? जौहरी ने पीछे से पूछा। उसे बाइक की स्पीड की वजह से जोर से बोलना पड़ रहा था। लॉन्ग ड्राइव पर, संदीप इतना ही बोला। किस जगह जाना है? चांद के पार। नहीं नहीं, अभी तो सूरज है, सूरज के तले। कितने किलोमीटर की ड्राइव है? होगी करीब 300 किलोमीटर। इससे ज्यादा पूछना बेकार था। सीधा सवाल का जवाब देता ही कौन है? 300 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी हो गई। बगल का शहर सुजानपुर था। मध्यम टाइप का शहर था, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। 8-10 सिनेमा हॉल थे यहां और 4-5 बड़े बड़े होटल भी थे। 4 ही बड़े मॉल थे। यानी ठीक ठाक शहर था। रेलवे स्टेशन का जंक्शन था, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा था और सेंट्रल जेल थी। संदीप ने बाइक सुजानपुर शहर के अंदर घुमा दी, पर शहर के अंदर ना जाकर बाहर ही बाहर चलता रहा और बाइक सेंट्रल जेल के सामने लाकर खड़ी कर दी। संदीप का मोबाइल तभी बजा। उसने देखा तो जौहरी था। संदीप ने मोबाइल रितेश की तरफ बढ़ा दिया। लो, तुम ही निपटो। हेलो, रितेश बोला। यह क्या मजाक है? जौहरी फट पड़ा।
मुझे बंद करके तुम लोग कहां चले गए हो? तुम उठ गए बेटा, रितेश ने प्यार से कहा। अरे उठा नहीं तो बात कैसे कर रहा हूं? ब्रश कर लिया मुन्ना, पोटी कर लिया, सब कर लिया। तुम लोग हो कहां? चाय पी लो, ब्रेड बटर का नाश्ता कर लिया कि नहीं? नाश्ता भी कर लिया, नहा धो भी लिया, कपड़े भी पहन लिए, अखबार भी पढ़ लिया। अब और कितना इंतजार करूं? और ये बाहर का दरवाजा क्यों लॉक किया तुम लोगों ने? अब मेरी बात ध्यान से सुन पुत्र, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। अरे पर पहले बात तो सुनो। ना सुनना हो तो बोलो, मैं मोबाइल काटूं? काटना नहीं, मोबाइल नहीं काटना, दरवाजा खुलवाओ। तुमको दाल बनानी आती है? नहीं आती। और चावल? बिल्कुल नहीं। सब्जी रोटी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आती। हम आधा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा में आते हैं। कुछ ऐसा जरूरी काम आ गया ना कि बॉस को तुरंत आना पड़ा, तब तक तुम 3 लोगों के लिए दाल चावल सब्जी बना लो। 6 के हिसाब से 18 रोटी बना लेना। आटा नीचे रखा है स्टील के कंटेनर में। क्या तुम कढ़ी बना लेते हो? तेरी मां, जौहरी ने बिना झिझक गाली दे दी। गुस्सा नहीं करते पुत्र, रितेश ने पुचकारा। मैं पुलिस लाइन हेल्पलाइन को फोन करता हूं। जौहरी की समझ में ना आया क्या कहे। काटता हूं, रितेश संदीप को देखकर मुस्कुराया। आधे 1 घंटे में फोन करता हूं। रितेश ने फोन काट दिया। तुमने आज कुछ ज्यादा कर दिया रितेश, संदीप ने बाइक स्टैंड की। उसकी ट्रेनिंग चल रही है बॉस। रितेश ने मोबाइल वापस किया। ये रैगिंग है, अखबार वालों की रैगिंग। इस शहर का मेयर पहले जरूर कोई पहुंचा हुआ आदमी रहा होगा, क्योंकि उसने अपने शहर की जेल को यूरोपियन स्टाइल दिया था। कैदियों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाता था यहाँ, ऐसा संदीप ने कहीं पढ़ा था। कैदियों से व्यवहार के बारे में तो उसे नहीं पता था, पर बाहर से जेल को देखने पर उसे जरा अलग लगा, क्योंकि सामने ही लाल रंग की एक इमारत थी जिस पर बोर्ड लगा था, सुजानपुर केंद्रीय जेल में आपका स्वागत है। यह पहली जेल उसने देखी थी जहां कैदियों का स्वागत किया जा रहा था, पर वास्तविकता में यह ऑफिस था जहां एक तरफ पार्किंग भी थी। ऑफिस के बगल में ही जेल का बड़ा काला दरवाजा था। संदीप ने बाइक पार्किंग में पार्क कर दी। वे दोनों उतरकर शीशे का दरवाजा ठेलकर अंदर आ गए। सामने बड़ा सा कमरा था जिसमें सामने ही रिसेप्शन लिखा एक काउंटर था और उसके सामने कतार से करीब 20 लोहे की आपस में जुड़ी कुर्सियां पड़ी थीं। अरे यार, ये इंडिया ही है या हम कहीं और आ गए हैं? रितेश भी आश्चर्यचकित था। सुना है यहां का मेयर पहले कभी 2 साल जेल में रहा था, बाद में उसी ने बनवाया है। आओ। वे काउंटर पर पहुंचे। वहां एक लेडी कांस्टेबल बावर्दी बैठी थी। क्या है? उसने जिस तरह से रूखे स्वर में पूछा कि इन्हें तुरंत विश्वास हो गया कि वे अपने देश की ही किसी जेल में आए हैं। मिलना है, संदीप ने शांत स्वर में कहा। किससे मिलना है? उसका स्वर वैसा ही था। एक प्रिजनर से मिलना है। किससे? प्लीज, ये क्या? हमको एक कैदी से मिलना है बहन जी, रितेश ने आगे बढ़कर कहा। बहन जी किसको बोलता? वह नाराज हो गई। मैडम बोलने का। सॉरी मिस, रितेश तुरंत बोला। एक कैदी से मिलना है। ठीक है। उसका चेहरा पल भर को सामान्य हुआ, पर फिर वैसा ही अनफ्रेंडली हो गया। ऐसा नहीं मिल सकते तुम? क्यों, क्या हुआ मिस जी? पहले पास बनवाने का, फिर हर फ्राइडे को 4 से 6 बजे के बीच मिलने का टाइम होता है। हफ्ते में 1 दिन बिलाई होती है। तुम लोग पास बनवा लिया?
देखिए देखिए, हम लोग प्रेस से हैं। संदीप ने अपना प्रेस कार्ड उसके सामने रखा। हमारा आज ही मिलना जरूरी है, यहां प्रेस वेस नहीं चलता। उसने सर झटक दिया। यहां तो एमएलए भी नहीं मिल सकता, सबको नियम मानना होता है। हाँ, हम पास बना सकता है। बना दीजिए। संदीप ने कार्ड जेब में रख लिया। कैदी का नाम उसने कीबोर्ड सामने खींचा। रामू। बाप का नाम पता नहीं है। कैदी नंबर ये भी पता नहीं है। तब नहीं हो सकता, पर मैं देखती हूं, सर्च करना होगा। शायद प्रेस के नाम से इतना असर हुआ था। 2 रामू हैं, किस रामू से मिलना है? किस रामू? संदीप अचकचाया। दोनों का उम्र पता चल सकता है? पता चल सकता है। एक का उम्र 46 साल, दूसरे का 23 साल। 23 साल के रामू से मिलवा दीजिए, संदीप ने बिना झिझक कहा। कैदी नंबर 902 उसने कंप्यूटर में फीड किया। अपना नाम, पता, बल्दियत सब इस फॉर्म में भर दो। उसने एक फॉर्म दे दिया। संदीप ने फॉर्म भरा। उससे देखकर लेडी कांस्टेबल ने फीड किया, पर फिर खर्रे से एक प्रिंट निकाल दिया। अब फ्राइडे को 4 बजे आना। अगर कैदी ने मिलना चाहा तो मिल लेना। तुम्हारा मालिक कौन है? संदीप ने फॉर्म लेते हुए पूछा। मैं अनमैरिड हूं। वह लेडी शर्मा गई। अभी हमारी शादी नहीं हुआ है जी। आप इतनी सुंदर, सुशील, कलावती हैं, संदीप ने गंभीरता से कहा, और आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? पर मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था आपका मालिक यानी आपका सुपरवाइजर, आपका इंचार्ज कौन है? अच्छा वो समझी, पर चेहरे पर मुलायमियत बनी रही। वो तो सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी हैं। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी कहां पर हैं? वो तो अंदर हैं, जेल में। अरे जेल में? उसने क्या किया है जो जेल में है? तुम बावला है क्या? वो बिगड़ गई। वो क्यों जेल में होगा? मैंने तो कहा कि वो अंदर जेल में अपनी ड्यूटी पर है, राउंड पर होगा। तुम्हें कैदी से मिलने के लिए उससे मिलना है ना? सोच तो यही रहा था, पर तुम डिप्टी जेलर से मिल सकते हो। वह गैलरी है ना, उसमें दूसरा कमरा उसका है। थैंक यू मिस। संदीप ने पास उठा लिया। आओ रितेश। 1 मिनट। रितेश खड़ा रहा। एक बात बताइए मिस, अब क्या हुआ? आपने शादी की नहीं कि अभी तक हुई ही नहीं? पहले की नहीं, अब हो नहीं रही है। आपको कैसा वर्क चाहिए? हमारी कोई डिमांड नहीं है, उसने सीधे कहा। बिना नौकरी वाला हो तो भी चलेगा, थोड़ा गया बीता हो तो भी चलेगा, मतलब तुम्हारे जैसा हो तो भी चलेगा। मैं तैयार। संदीप ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे खींच लिया। फिर आना रितेश भैया, उसने मुस्कुरा कर कहा। जरूर, उसने फॉर्म से नाम पढ़ लिया था। जरूर आऊंगा बहन जी। गैलरी में दूसरा कमरा डिप्टी जेलर सहाय का था। बाहर नेम प्लेट लगी हुई थी। संदीप दरवाजा ठेलकर अंदर घुसा। डिप्टी जेलर 30 साल का युवक जैसा था, जिसने पुलिस ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। वह स्मार्ट लग रहा था। संदीप फ्रॉम मुंबई पुलिस ओएसडी। संदीप ने अपना ओएसडी का आई कार्ड उसके सामने मेज पर रख दिया। सहाय उसे अपलक देखता रहा। मे आई सिट? सहाय के अपलक देखने से संदीप थोड़ा विचलित हो गया। प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज आप भी बैठिए। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया, पर उसकी निगाह संदीप के चेहरे पर ही लगी रही। दरअसल हम आपके पास एक फेवर के लिए आए हैं सहाय साहब, संदीप ने कहना चाहा। संदीप? सहाय बुदबुदाया। जी हां, मेरा नाम संदीप है और यह मेरे सहायक रितेश हैं, द इन्वेस्टिगेटर। लक्ष्य? सहाय ने जैसे अपने आप से कहा। जी,
संदीप चौंक पड़ा। सहाय अचानक अपनी कुर्सी से उठा और उसने आकर संदीप के दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए। आप संदीप हैं, द इन्वेस्टिगेटर डेली के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। आपका धारावाहिक लक्ष्य अखबार में हफ्तावारी छप रहा है। मैं सच कह रहा हूं ना? आप एकदम सच कह रहे हैं। संदीप ने उसे उसकी कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया। पर मुझे आश्चर्य है, आपने मुझे पहचान कैसे लिया? मैंने तो अभी अपना परिचय ओएसडी मुंबई पुलिस के तौर पर दिया था। अरे मेरा दिन खास हो गया। सहाय ने घंटी बजाई। पहले चाय मंगवाता हूं। आप अब इतने अपरिचित नहीं रह गए हैं। आपका डेली कई हजार घरों में जाता है। आपका फोटो भी छपता है। नोट कर लो रितेश, संदीप ने खिन्न होकर कहा। अब से मेरा आर्टिकल के साथ कोई फोटो नहीं जाना चाहिए। पर रितेश ने कुछ नोट नहीं किया। आपको ओएसडी तो बावडेकर और डीसीपी ने बनाया था ना? यह प्रकरण धारावाहिक में आ चुका है। सहाय साहब देखिए, क्षमा कीजिएगा, संदीप ने कहा। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और आपके इन शब्दों के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं, पर इस समय मैं आपके पास एक काम से आया हूं। मेरे पास आए हैं तो काम जरूर मेरे बस में होगा। सहाय की मुस्कुराहट छिपाए नहीं छिप रही थी। मैं बिना जाने आपसे वादा करता हूं कि आपका काम कर दिया जाएगा। बस पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए साहब, संदीप ने लाचारगी से कहा। वो उस रियाज अहमद तक आप पहुंच जाएंगे या फिर वह निकल जाएगा? संदीप के चेहरे पर पहले गुस्सा, फिर नाराजगी, फिर खिन्नता और अंत में लाचारगी के भाव आ गए। मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि मैं रियाज अहमद तक पहुंच जाऊंगा और वह निकल नहीं पाएगा। कैसे कैसे संदीप साहब? सहाय ने उत्कंठा से पूछा। देखिए, आपका एक सवाल हो गया, अब मेरा काम करिए। काम बताइए साहब। सहाय अभी भी उत्तेजित था। आपका काम करते ही मैं घर जाऊंगा। अपनी पत्नी को भी तो बताना है। पूरे मोहल्ले को बताइए, पूरे शहर को बताइए, मेरे धारावाहिक का कबाड़ा कर दीजिए। पर प्लीज आपके जेल में बंद एक कैदी, जिसका कैदी नंबर 902 है, इससे मेरी मुलाकात करा दीजिए। अभी कराता हूं, जरा पास बनवा लूं। संदीप ने पास बढ़ा दिया। सहाय ने उस पर अलाउड लिखा, मोहर लगाई और 2 बार घंटी बजाई। तुरंत एक सिपाही अंदर आया। देखो साहब, लोगों को मुलाकाती रूम में ले जाओ। इनकी मुलाकात 902 से कराओ। इनकी चाय वगैरह वहीं ले जाना। जाइए संदीप साहब, मैं भी निकलता हूं। सहाय उनके पहले ही तेजी से निकल गया और वे सिपाही के साथ एक गैलरी से होते हुए जेल की मुख्य इमारत में आ गए। यहां भी एक हॉल से होते हुए एक गैलरी में आ गए, जिसमें कई कमरे थे और सबके दरवाजे पर नंबर पड़े थे। सिपाही उन्हें 5 नंबर के कमरे में ले गया और रितेश की तबीयत खुश हो गई। लगता है मुलाकात का ये स्पेशल कमरा था। कमरे को 2 भागों में बांटा गया था। सामने का हिस्सा बड़ा था, जिसमें कोच वाली कुर्सी लगी थी, बीच में एक मेज भी थी। दूसरा हिस्सा जरा छोटा था, पर वहां भी कुर्सी लगी थी। बीच में 4 फुट का लकड़ी का पार्टीशन था, जिसके ऊपर छत तक जाली लगी थी। बीच में एक खिड़की जैसी बनी थी। जाली के बाद वाले हिस्से में एक बड़ा लोहे का मजबूत दरवाजा लगा था। आप लोग बैठिए श्रीमान, सिपाही बोला। कैदी साहब को अभी लाते हैं। कैदी साहब? रितेश ने अचरज से कहा। इतना सम्मान? जब नेता लोगों को अंदर किया जाता है तो उन्हें इसी कमरे में मिलाया जाता है। कहते हुए सिपाही बाहर चला गया। यह बीच में बैंक जैसा झरोखा क्यों बनाया गया है? रितेश ने जिज्ञासा की। लगता है यह इसलिए बनाया गया है कि अगर वकील लोग कोई कागज वगैरह साइन कराना चाहें तो इसी से दे सकें, संदीप ने अनुमान लगाया। यार, तुम्हें कैसे पता चला कि रामू यहां इस जेल में बंद है? बताऊंगा, पर बाद में। मेहनत करनी पड़ी, पर रामू का पता तो लगाना ही था। तुम ये पेन अपने ऊपरी जेब में लगा लो। यह क्या है? रितेश ने पेन हाथ में लिया।
यह स्पाई कैमरा है। रामू से बात करते ही इस बटन को दबा देना। 64 GB की मेमोरी लगी है। 6-7 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इतना बहुत है। रितेश ने पेन टी शर्ट की जेब में लगा लिया। तभी लोहे का पिछला मजबूत दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया और दरवाजा बाहर से बंद कर लिया गया। वो आदमी लंबा था, लगभग 6 फीट का, सांवला सा, दुबला पतला, बाल बढ़े थे, दाढ़ी बनी थी, चेहरा लंबोतरा था। वह दरवाजे के पास ठिठका रहा। संदीप व रितेश उठकर पार्टीशन के पास आए। तुम्हारा नाम रामू है? संदीप ने पूछा। जी हाँ, पर आप लोग कौन हैं? मैं तो आपको जानता नहीं। घबराओ नहीं रामू, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आओ, आकर यहां बैठ जाओ। हम बसंत से मिले थे। अच्छा, रामू के चेहरे पर कुछ आश्वासन के भाव आए। तो वह रुपए आपने दिए थे? हाँ रामू, संदीप ने कहा। कुर्सी इधर खींच लो। संदीप ने 2 कुर्सी पार्टीशन के पास खींच दी। संदीप और रितेश दोनों बैठ गए, पर रामू खड़ा रहा। मुझसे क्या काम है साहब? एक काम तो था, पर पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हम अखबार से हैं। मेरा नाम संदीप है और ये रितेश हैं। तुम पहले सब इंस्पेक्टर वाही के यहाँ काम करते थे ना? जी हाँ, उन्हीं ने तो। कैसे आदमी थे वाही साहब और उनकी पत्नी? थे? अरे वो तो बड़े जालिम आदमी है साहब, पर मैम ठीक हैं। मेरा ख्याल भी करती थी, पर वो क्या करें साहब, तो पूरे जानवर हैं। मुझे इतना पीटा कि मेरे मुंह से खून आने लगा। उसके बाद भी थाने लाकर बंद करा दिया और चोरी की रिपोर्ट करा दी, वो अलग। मुझे 3 महीने की सजा हो गई थी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वाही साहब और उनकी मेम साहब का कत्ल हो गया है। अरे, रामू ने कुर्सी का सहारा ले लिया। कब? मुझे नहीं पता। मेम साहब बहुत अच्छी थी। किसने मारा उन्हें? बताता हूं, संदीप बोला। पर पहले तुम देखो, ऐसा करो कि बैठ जाओ। इस बार रामू बैठ गया। करीब 1 महीना हो गया रामू, संदीप ने गंभीरता से कहा, और पुलिस शक कर रही है कि उसके कत्ल में तुम्हारा हाथ है। मेरा? अरे साहब, 2 महीना से तो मैं यही सजा काट रहा हूं। मैं बाहर कैसे जा सकता हूं? इसीलिए तो हम आए हैं। हमें लगा कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। वाही ने तुम्हें मारा पीटा था और तुम गायब थे, इसीलिए पुलिस तुम पर शक कर रही है। पर आपको तो अब पता है ना, आप पुलिस को बता देंगे ना? अरे हम सब संभाल लेंगे। सही मायनों में हमने असली कातिल का पता लगा भी लिया है, पर तुम्हें हमें सब बताना पड़ेगा। आप पूछिए, मैं सब बता दूंगा। मुझे बचा लीजिए साहब। पुलिस वाले किसी को भी कातिल बताकर फांसी पर चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यही बताओ कि तुमने वाही के यहाँ कब काम पकड़ा था और वाही ने क्यों तुम्हें इतना मारा पीटा था, और तुम मेरा मतलब सब बताओ रामू। बताता हूं। रामू ने कुर्सी घुमा ली। वाही साहब के यहाँ मैंने 2 या 3 महीने ही काम किया था। करीब 6-7 महीना पहले मुझसे उनका एक शीशे का बड़ा सामान टूट गया था। यह इन्हें बहुत पसंद था। उस दिन साहब का मूड खराब था, पिए भी खूब थे साहब। बस उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर खींचना चाहा, पर खींच नहीं पाए। मैं लंबा हूं ना, वे फिसल कर गिर गए। उन्हें लगा मैंने उन्हें लंगड़ी मार दी है। अरे फिर तो पूछिए नहीं साहब, मारते मारते बाहर ले आए। सब देखते रहे, पर कोई कुछ नहीं बोला। जब मैं करीब करीब बेहोश हो गया तो खींच कर थाने ले आए और चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन मुझे कोर्ट में पेश किया गया और बाद में मुझे 3 महीने की जेल हो गई साहब। तो क्या तुम वही सजा काट रहे हो?
नहीं साहब, मुकदमा खत्म होने में 2 महीना लग गए। मुझे 3 महीना की सजा हुई, पर जो 2 महीना मैं जेल में रह चुका था ना, उसे जोड़ लिया गया। 1 महीना और जेल में रहकर छूट कर बाहर आ गया। अरे तो अब फिर से क्यों? रितेश ने पूछा। ये मेरा दुर्भाग्य है सर। रामू का सिर झुक गया। बाप ने तो पहले ही घर से निकाल दिया था। जेल से निकलने के बाद तो कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता था। कहीं काम नहीं मिला। तंग आकर मैंने अपना शहर ही छोड़ दिया। यहाँ बगल के शहर में आ गया। बड़ी मुश्किल से एक कपड़े की दुकान में नौकरी मिली, पर उन्होंने महीना पूरे होने पर वेतन देने को कहा। पर मुझे खाना तो खाना था ना। दिन में मैं दुकान पर काम करता और रात में गल्ला मंडी में मजदूरी करता। फिर वहां के बेलदारों ने भी मुझे भगा दिया। 2 दिन भूखा रहा साहब। हार कर मैंने तीसरे दिन दुकान में 1 थान कपड़े का चोरी कर लिया, पर पकड़ा गया। दुकान में कैमरा लगा था। फिर थाने से जेल आ गया साहब। रामू बेसाख्ता रो पड़ा। इस बार कितने महीने की सजा हुई है रामू? संदीप का स्वर गमगीन था। अभी सजा कहां हुई है? मुकदमा ही नहीं लगा है। 2 महीने से ज्यादा हो गया है। केस कोर्ट में लगा ही नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी यहीं कट जाएगी। उसकी हिचकियां बन गई। रामू, रो नहीं रामू, धीरज रखो। हम ये भी देखेंगे। अब चोरी की है तो सजा तो मिलेगी, पर हम वकील कर देंगे। जो सजा हो उसे भुगत कर मेरे पास आना। हम कुछ करेंगे। पर अभी तो तुम इसे देखो। क्या तुम इसे जानते हो? क्या इसे कहीं देखा है? संदीप ने उसी छोटी सी विंडो से एक तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई। रामू ने फोटो पर एक नजर डाली और अपना आंसू भरा चेहरा उठाकर सिर हिलाया। ठीक से बताओ रामू। मैंने इसे देखा है साहब। मैं इसे जानता भी हूं। जानते हो? कौन है ये? क्या इसका नाम जानते हो? क्या नाम है इसका? शहजाद साहब। संदीप की गहरी सांस निकल गई। लिंक मिल गया। कहां देखा है तुमने इसे? रितेश भी उत्तेजित होकर बोला। यही देखा है साहब। रामू सहम कर बोला। यही कहां? यही जेल में साहब। जेल में? वह भी बंद था क्या? हां साहब। नहीं साहब, बंद था। 1 मिनट रितेश, इसे पूरा बताने दो। रामू, तुम इस शहजाद के बारे में जो कुछ जानते हो सब बताओ, एक सिरे से। हम बीच में नहीं बोलेंगे। बताओगे ना? क्यों नहीं बताऊंगा साहब। पहले बताइए कि क्या इसी ने वाही और मेम साहब का खून किया है? शायद इसी ने किया है, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? इसने मुझसे कहा था कि उसे एक बड़ा काम करना है, इसीलिए वह मुंबई से आया था। पर मैं ठीक से बताता हूं। मेरे यहां आने के काफी दिन बाद उसे यहां लाया गया था। पहले तो वह सबसे अलग जैसा रहा, पर धीरे धीरे मेरे करीब हो गया। यह इस वजह से कि हम दोनों लंबे थे। वह मुझसे 1 इंच ज्यादा लंबा था। इसी वजह से जेल वाले हमें अमिताभ बच्चन की जोड़ी कहते थे। यहां जेल में ज्यादा भीड़ नहीं है। मेरे बैरक में हम 4 ही थे। फिर वह मुझसे खुलने लगा, काफी बात करने लगा। पहले मैंने उससे पूछा कि उसने क्या किया था। उसने बताया कि वह 2-4 दिन पहले ही मुंबई से यहाँ आया था, पर आने के दूसरे दिन ही उसका स्टेशन के पास ऑटो वालों से झगड़ा हो गया। ऑटो वाले इकट्ठा हो गए और उसे राड से मारने लगे। उसने एक ऑटो वाले का राड छीनकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। वह मरा तो नहीं, पर पुलिस आ गई। 2 ऑटो वालों को और उसे पकड़कर थाने ले आई। फिर उसे यहां भेज दिया गया। आगे बोलो रामू। फिर उसने मुझसे पूछा तो मैंने भी बता दिया। बात बात में वाही का जिक्र भी आया। उसने पूछा कि पहले मैं क्या करता था, सो मैंने बता दिया कि वाही के यहां काम करता था।
वाही का नाम सुनकर उसकी आंख में चमक आ गई थी साहब। उसके बाद तो वह खोद खोद कर वाही के बारे में पूछता रहा। मैं भी जो पता था बता देता था। इसीलिए तो मैंने कहा था कि क्या शहजाद ने ही कत्ल किया है। रामू चुप हो गया। रामू, अब मैं पूछूंगा और तुम जवाब देना, ठीक है? ठीक है साहब। पूछिए साहब। क्या तुमने उसे बताया था कि वाही साहब के मकान की पिछली दीवार है जो 8 फुट ऊंची थी? हाँ साहब, बात में यह बात आई थी। क्या यह बात भी आई थी कि आंगन में एक जामुन का पेड़ है जो दीवार के बगल में है? आई थी साहब। क्या तुम्हें पता था कि वाही साहब के बेडरूम के दरवाजे की कुंडी खराब थी? अरे पता था साहब, बल्कि एक बार तो मैंने हथौड़ा लेकर ठीक करने की कोशिश भी की थी, पर ससुरी कुंडी ठीक होने की जगह और टेढ़ी हो गई थी। इस बात पर तो शहजाद बहुत हंसा था, गंदे गंदे मजाक करने लगा था। मैंने रोक दिया था। मैम बहुत अच्छी थी साहब। क्या तुमने बाहर के दरवाजे पर लगे ऑटोमेटिक लॉक के बारे में भी बात की थी? इसके बारे में तो वो बार बार पूछता था। उसे यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा भी लॉक हो सकता है जिसमें चाबी ना लगाई जाती हो और बाहर से खुल भी ना सकता हो। जब उसे मैंने कई बार बताया तब उसके समझ में आया। रामू मुस्कुराया। क्या तुमने वाही की स्टडी के बगल वाले बेडरूम के बारे में भी बताया था? ऐसा खास तो नहीं, पर वो पूछता रहता था कि बाहर वाले बरामदे के बाद क्या है, ड्राइंग रूम के बाद क्या है, आंगन के बाद क्या है, किचन में क्या क्या है, मतलब बेकार की बात पूछता रहता था। ओके रामू, संदीप बोला। वह तुमसे बात बात में और बार बार पूछकर वाही के मकान के बारे में सब कुछ जान गया था। अब तुम मुझको ध्यान से वह सब कुछ बताओ जो उसने अपने बारे में बताया हो। वह कौन था, कहाँ का था, क्या करता था, किस लिए यहां आया था, और जो भी कुछ तुम्हें याद हो वो बताओ। रामू सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला। वह अपने बारे में उतना नहीं बोलता था जितना मुझसे पूछता था, पर वह जो भी बताता था वह भयंकर था। वह मेरे शहर के ही गंगा के कछार के पास के बसईपुर गांव का रहने वाला था। उसका बाप मर गया था और उसने गांव छोड़ दिया था। उसकी मां और 3 भाई और थे, पर वह गांव आता जाता रहता था। हर दूसरे महीने आता था। गांव से कुछ ले करके जाता था। ले जाता था? संदीप की ना चाहते हुए भी आवाज निकल गई। क्या लेकर जाता था? उसने तो यही कहा था कि लेने आता था। नेपाल से कुछ आता था जिसे शहजाद लेकर मुंबई जाता था, पर इस बार वह कोई बड़ा काम करने वाला था। वह इसीलिए आया था। उसके बड़े बॉस ने उसे यह काम सौंपा था। रामू चुप हो गया। बड़ा साहब कौन था रामू? क्या शहजाद ने बताया कभी? नहीं साहब, बस वह बड़े साहब ही कहता था। और कुछ जो शहजाद ने अपने बारे में बताया हो? और कुछ तो नहीं, पर एक बार तभी पीछे का लोहे का मजबूत दरवाजा खुला और सिपाही अंदर आया। साहब जी, मैडम कही है कि टाइम बहुत हो गया है, अब मिलाई खत्म कर दीजिए साहब। खत्म ही है दीवान जी, संदीप बोल गया। रामू अपनी बात पूरी करो। मैं कह रहा था कि बस एक बार उसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो वह मुंबई में मुझे काम दिला सकता है, पर इसके लिए मुझे जिगरे का काम करना होगा और धर्म भी बदलना होगा। वह कितने दिन यहां रहा होगा? मुश्किल से 15 या 20 दिन। फिर तो उसके सगे वालों ने उसकी जमानत करा ली और वह चला गया। हम फिर आएंगे रामू, तुम फिक्र ना करना, कल ही वकील करा देंगे। रामू ने हाथ जोड़ लिए। संदीप और रितेश गैलरी से होते हुए रिसेप्शन वाले हॉल में आ गए। रितेश को देखकर लेडी सिपाही जरा जोर से मुस्कुराई। सहाय साहब, संदीप ने उससे पूछा,
अभी आए नहीं हैं, उसने बताया। निकल लो यार, संदीप बोला। आ जाएंगे तो पूरा धारावाहिक सुनाना पड़ेगा। वे तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर आइएगा भाई साहब। जब वे दरवाजे तक पहुंच गए तो लेडी सिपाही ने पीछे से कहा, जल्दी आऊंगा बहन जी। रितेश ने बिना पलटे कहा। पार्किंग से बाइक निकालते ही संदीप का मोबाइल बजा। देखते ही संदीप ने रितेश को दे दिया। 2 घंटे हो गए, जौहरी की थकी आवाज आई। आप लोगों के दर्शन नहीं हुए। जरा देर हो गई भाई, रितेश बोला। वेरी सॉरी, मैंने दाल बना ली है। अच्छा, एक भगोना चावल भी उबाल लिए हैं। वेरी गुड। लौकी और आलू की सब्जी बना दी है। जीते रहिए। 36 रोटी भी बना ली है। 36 को? मैंने तो 18 कहा था। आटा में पानी ज्यादा हो गया था, फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाकर पोंछा भी लगा दिया है। अरे, तब तो तुम थक गए होगे। अब क्या करना है यह भी बता दीजिए मालिक। अरे अब क्या रह गया? संदीप की कार निकालो और प्रेस पहुंचो। हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। अरे पर बाहर कैसे निकलूं? जौहरी ने कलप कर कहा। बाहर का दरवाजा तो बाहर से बंद है। लगता है तुमने मेरा कागज ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें लिखा तो है। क्या लिखा है? बाथरूम के दरवाजे पर आओ। क्या? मैंने कहा बाथरूम के दरवाजे पर आओ। आ गया। फुटमैट उठाओ। उठा लिया। कोई चाबी वाबी दिखी? एक चाबी पड़ी तो है। अरे तो यही तो संदीप के दरवाजे के लॉक की डुप्लीकेट की है। इसी दरवाजे में लगाकर बाहर आ जाओ। इतना भी नहीं कर सकते हो? तेरी मां की, तेरी बहन की। इस बार जौहरी की गालियों में दुगनी तेजी थी। तुम्हें यह भी मालूम था? जिसे पैंट के अंदर के अंडरवियर का पता मालूम हो, उसे सब मालूम होता है। रितेश उचक कर पीछे बैठ गया। संदीप ने सुजुकी हायबोसा प्रेस ऑफिस की तरफ तेज स्पीड से दौड़ा दी। रितेश ने स्पाई पेन से मेमोरी कार्ड निकालकर सिन्हा जी के लैपटॉप में लगा दिया था। वह थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर वीडियो प्ले कर रहा था। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ऑडियो भी संतोषप्रद था। ऑटोमेटिक नॉइस फिल्टर लगा हुआ था। संदीप बीच बीच में वीडियो रोककर कुछ एक्सप्लेन भी करता जा रहा था। सिन्हा जी ध्यानपूर्वक दोनों के गेटिस में हाथ फंसाए अपना बाईफोकल ठीक से आंख पर जमाए वीडियो देख रहे थे। जौहरी सबसे पहले आ गया था। उसने संदीप की ही पैंट व कमीज पहन रखी थी जो उसे ढीली थी। उसने पैंट को बेल्ट से कस रखा था। वह भी पूरा ध्यान लगाकर देख रहा था। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव नहीं थे। वीडियो समाप्त हुआ। रितेश ने लैपटॉप बंद किया पर मेमोरी कार्ड उसी में लगा रहने दिया। सिन्हा जी ने सभी को एक एक करके देखा। संदीप, तुमको इस लड़का के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने सीधे पूछा। ज्यादा मुश्किल नहीं था सर, संदीप ने बताया। ये मिल नहीं रहा था। रामू के माँ बाप को वाकई पता नहीं था कि रामू कहाँ है। फिर मैंने उसके दोस्तों के बारे में पता करना शुरू किया। अंत में मुझे उसके एक जिगरी दोस्त के बारे में पता चल गया। मैं अपनी तरफ से उससे मिला। मतलब पहले मैंने उसका कॉन्फिडेंस गेन किया। वह वाकई उसका जिगरी दोस्त था। मैंने उसे बताया था कि रामू मेरे यहाँ काम करता था और उसकी तनख्वाह का 3000 रुपया मुझे उसे देना था। उसने तुरंत कहा कि मैं रुपया उसे दे दूं, वह पहुंचा देगा।
मैंने कहा, जब तक मुझे यह ना पता चले कि रामू कहाँ है, मैं रुपया कैसे दे सकता हूं? उसने बता दिया रामू कहाँ है और मैंने उसे रुपया दे दिया। ओह, सिन्हा जी ने गहरी सांस ली। वैसे छिपने और अपना सिक्योरिटी के लिए सबसे बढ़िया जगह जेल होता है, इसीलिए उस रामू को पुलिस ढूंढ नहीं पा रहा था। बहरहाल, अब तुम्हारा स्टोरी क्या है? स्टोरी में कोई खास चेंज नहीं है, संदीप ने सोचकर कहा। रामू के बयान के बाद बस चीजों का कंफर्मेशन ही हुआ है। फिर भी समराइज करने का ना सिन्हा जी ने जोर दिया। ठीक है सर, संदीप बोला। कुछ गलत है जो यहां अपने शहर में चल रहा है। यह निश्चित है कि इसके तार कहीं बसईपुर गांव से जुड़े हुए हैं। सब इंस्पेक्टर वाही अप्रत्याशित रूप से भनक पा जाता है और इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वह कुछ अंदर पहुंच जाता है। जो लोग यह आपराधिक काम कर रहे होते हैं वे तय करते हैं कि वाही को रोकना होगा। पहले धमकाया जाता है और फिर उसे रास्ते से हटा देना तय किया जाता है। मुंबई भी सीन में है ही और पूरी तरह से है। शहजाद को, जो एक शूटर है, उसे बड़ा साहब यानी गैंग का मुखिया या सीनियर पर्सन इस काम को सौंपता है। शहजाद को क्यों? क्योंकि वह यहाँ के माहौल से परिचित है और यहाँ आता जाता भी रहता है। अब शहजाद प्लानिंग करता है। रामू के उसके संपर्क में आने का दो कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है प्योर संयोग, पर मुझे यह स्वाभाविक नहीं लगता। तुमको यह स्वभाव नेचुरल क्यों नहीं लगता मैन? सिन्हा जी ने बीच में रोका। वो इसलिए कि मैं समझाता हूं। शहजाद बसईपुर गांव का रहने वाला है, जो इसी शहर में गंगा के कछार के नजदीक है। वाही भी इसी शहर का है। रामू भी है तो इसी शहर का, पर बगल के शहर की जेल में बंद है। शहजाद इस शहर से 300 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन के पास ऑटो वाले से झगड़ा करने क्यों गया? वह सुजानपुर क्यों गया? इसका एक ही जवाब है सर। वह जानबूझकर झगड़ा करके इसी जेल में पर्पसली गया जहां रामू बंद था। पर्पस सॉल्व होते ही उसके लोगों ने उसकी जमानत कराकर उसे बाहर निकाल लिया। फिर पूरी प्लानिंग करके उसने दिए गए काम को अंजाम दिया और मुंबई निकल गया। पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन से शहजाद एक्सपोज हो गया। अब आज नहीं तो कल उसे पकड़ा ही जाना था। सो बड़ा साहब ने उसे रास्ते से हटा दिया और सारे रास्ते बंद कर दिए। सिन्हा जी सोचने लगे। उन्होंने अपना बाईफोकल आंख से उतार लिया और छोड़ दिया। बाईफोकल डोरी की वजह से उनके गले में लटकने लगा। तुम्हारा थ्योरी क्या है? अचानक उन्होंने रितेश से पूछा। मैं संदीप की थ्योरी से एक हद तक सहमत हूं, पर एक दो डाउट हैं मेरे। तो बोलता क्यों नहीं? सिन्हा जी ने उसे घूरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेफजूल में बात को तूल दे रहे हूं? पहले लगा कि यह हथियार का मामला है, फिर ड्रग्स आ गया, अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाही का मर्डर किसी भी वजह से हो गया हो और बाकी सब संयोग है? क्या तुम यह बात दिल से सोचकर कह रहा है? नहीं सर, नहीं, दिल से नहीं, मैं दिमाग से सोचकर कह रहा हूं। मेरा वही मतलब था। सिन्हा जी ने उससे घूरा। पर तुम अपनी बात से कन्विंस लगता है। जी नहीं, मुझे यह कन्विंसिंग नहीं लगता। अरे तब बोला क्यों? अब आप पूछेंगे तो कुछ तो बोलना ही है ना। इडियट, सिन्हा जी ने मुंह बनाया। टाइम खोटी करता है। और तुम्हारा क्या थ्योरी है? उन्होंने जौहरी की तरफ देखा। मेरी
जौहरी जोगा, मेरी क्या थ्योरी होगी सुपर सर? क्यों, तुम स्पेक्टेटर होता क्या? स्टोरी टेलिंग का सेशन चल रहा है क्या? तुम रिपोर्टर नहीं है क्या? मैं तो ट्रेनी रिपोर्टर हूं सर। मेरी अपनी थ्योरी नहीं होती, मुझे तो अपने सीनियर का हुक्म फॉलो करना होता है। पर सर, मुझे शिकायत करनी है। किसका शिकायत करने का? सिन्हा जी बिगड़ कर बोले, बॉस का और बिगर बॉस का। जौहरी ने मुंह बिसूर कर कहा, बॉस कौन होता? सिन्हा जी समझे नहीं। रितेश सर इज बॉस सुपर सर। बिगर बॉस कौन होता है? संदीप सर इज बिगर बॉस, जौहरी ने बताया। तो मैं कौन है? सिन्हा जी गरजे, आप तो बिगेस्ट बॉस हैं जहां पनाह। जहान पनाह, सिन्हा जी मुस्कुराए, तुम भी बढ़िया टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा शिकायत है बॉस और बिगर बॉस से? क्या शिकायत है? मैं जब सो रहा था तो बॉस और बिगर बॉस ने मुझे मकान में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चले गए। अरे, तुम कहां सो रहा था? बिगर बॉस के फ्लैट पर। फिर बॉस ने मुझसे दाल, एक भगोना चावल, लौकी, आलू की सब्जी और 36 रोटी बनवाई सुपर सर। गलत कह रहा है ये ट्रेनी रिपोर्टर, रितेश ने जोड़ा। मैंने 18 रोटी ही बनाने को कहा था। जौहरी, जब तुमसे 18 रोटी बनाने को कहा गया था तो तुमने 36 रोटी क्यों बनाया? आटा में कितना पानी मिलाना है नहीं बताया था, आटा गीला हो गया था। फिर पूरे फ्लैट में झाड़ू पोंछा भी किया मैंने। यह भी गलत है जहां पना, यह इसने अपने मन से किया था। पर तुम दोनों ने इसे फ्लैट में बंद क्यों किया था? सिन्हा जी ने उलझ कर पूछा। यह भी गलत है सर, फ्लैट की चाबी फ्लैट में ही थी, यह बाहर जाने को फ्री था। मुझको बताया नहीं था कि चाबी कहां पर है। जौहरी रुआ से स्वर में बोला, जनाब मेरी भी शिकायत है। संदीप भी शरीक हुआ। तुम्हारी क्या शिकायत होता? जनाब, इन दोनों ने मेरा टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग किट, शैम्पू, अंडरगारमेंट मेरी इजाजत के बगैर यूज किया है। और यहां तक कि इस समय भी दोनों जो जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट और बेल्ट पहने हुए हैं वो मेरी ही है। तुम्हारा केस डिसमिस किया जाता है। जहां पनाह ने केस डिसाइड कर दिया। जब चाबी फ्लैट में था तो तुम ढूंढ सकता था। तुम कैसा रिपोर्टर है? तुम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। तुमको लिंक से लिंक मिलाकर चाबी ढूंढना चाहिए था ना? पर तुमने मेहनत किया है, इसलिए पैंट, शर्ट और बेल्ट का ओनरशिप तुम्हें दिया जाता है। राइट? राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर। जौहरी संतुष्ट हुआ। पैंट में मैं फिट करा लूंगा। पर रितेश, तुमको जीन्स टी शर्ट ओनर को वापस करना पड़ेगा। कर दूंगा सर, रितेश ने भी स्वीकार किया। अब भी करता हूं सर, रितेश ने खड़े होकर कहा और टी शर्ट उतारने का प्रयास किया। जाने दीजिए सर, जाने दीजिए, मैं अपना क्लेम फोरगो करता हूं। बैठ जाने का रितेश, सिन्हा जी ने कहा। संदीप, तुम अपने लॉस का बिल ऑफिस में देने का मैं अप्रूव करेगा? राइट सर, संदीप ने सर नवाया। तुम अब क्या करने का मैन? सिन्हा जी गंभीर हुए। देखिए सर, पुलिस के हिसाब से केस खत्म हो गया है। सभी एकदम से गंभीर हो गए। पर मेरे हिसाब से केस अब शुरू हुआ है। वही तो पूछ रहा है मैन, मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन आया था, उसी के लिए तो कल तुमको बुला रहा था। अंदर से खबर आया है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, प्लीज माइंड। कहीं बसईपुर गांव इन्वॉल्व है। कहा गया है कि हमको नजर रखने का।
उसको भी ध्यान में रखने का। तुम अब क्या करने का मैन? लीजिए, ये तो आपने नया एंगल जोड़ दिया सर, पर मुझे पहले शहजाद पर सेंटर करना होगा। शहजाद पर क्या सेंटर करने का? वह तो खत्म हो गया। मुझे उसके मुंबई से यहां तक आने के पहले का और वाही के मर्डर के बाद उसके मुंबई जाने के बाद का उसका मूवमेंट चेक करना होगा। वहीं से स्टोरी डेवलप होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओह, तुम्हारे का मतलब मुंबई? सिन्हा जी ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। यस सर, मुंबई। यानी फिर मुंबई? जी हां। उसके बाद बड़ा साहब, फिर जग्गा पहलवान, फिर बसईपुर गांव, सब इसी से मिले जुले हैं। कब जाने का है? अभी तय नहीं किया है, जल्दी बता दूंगा। अभी यही कुछ ग्राउंड वर्क करना होगा। ओके, यू आर ऑफिशियली अवॉर्डेड द केस। पर एक बात ध्यान रखने का। वो क्या सर? वाही मर्डर केस का कोई क्रेडिट अपना पेपर को नहीं मिल पाया। आगे का स्टोरी एक्सक्लूसिव द इन्वेस्टिगेटर का होने का। तुम्हारा पिछला स्टोरी 2 हफ्ते में मुकम्मल होने का था। यह निर्णय आपका और राय साहब का है। मेरी रिपोर्टिंग आपको ही होगी। एनीथिंग मोर? नहीं सर, बस एक बात बता दीजिए सर। तुम पूछ सकता है सर। आप एक अखबार के चीफ एडिटर हैं, पर जिले का डीआईजी आपको रिपोर्ट करता है। आपके कहने पर वाही के मकान को गार्ड पर लगाता है। आपका भी अपना कोई सिक्योरिटी सिस्टम है। सेंटर से आपको इंटरनेशनल एक्टिविटी की न सिर्फ खबर की जाती है, बल्कि निगाह रखने को भी कहा जाता है। तो तुम्हारा मतलब क्या है मैन? आप हैं कौन सर? आपकी असलियत क्या है? गेट आउट यू स्काउंडल। सिन्हा जी बिगड़ गए। जो बात जानता है वही बार बार पूछता है। गेट आउट यू ऑल, इडियट, फूल, बास्टर्ड्स। तीनों एक साथ हड़बड़ाकर बाहर आ गए।